हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं सेट के क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम सेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी करो या आप बी यूनियन ए करो, दोनों आपस में बराबर होती हैं। मैं देखो इधर एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ में समझ में आए। जैसे हमने कोई सेट ले लिया ए, ठीक है। इसमें है तुम्हारा 1 2, अरे ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट है और एक हमारे पास में सेट है बी। इसमें है 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एलिमेंट हैं। अब हमको पता करना है कि ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो आप निकालना जानते होंगे, ठीक है, आराम से जानते होंगे यार, इतना भी नहीं आता क्या। ए यूनियन बी हमको करना है तो हमको क्या करना होता है, ए और बी। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि ए और मतलब जिन दोनों, मतलब दो हों या तीन हों, जिन सेट का आपको यूनियन निकालना है तो उनमें आपको क्या करना होता है, सभी के सभी एलिमेंट लिख देने हैं, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी निकालना है तो ए के एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में बी के लिख दो। तो बी के ये देखो 3 4 5 6 7, लेकिन 3 4 5 ये हमने पहले ही लिख लिए हैं। अब सेट में एक एलिमेंट को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आएगा, 6 और 7। तो ये होता है यूनियन, ये आपको पता होगा। अगर आप बी यूनियन ए करेंगे, बी यूनियन ए करेंगे तब भी तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, इंटरसेक्शन लो, चाहे आप ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, तब भी बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी करना है हमको, तो इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं कि ए और बी, अगर हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो हम देखेंगे कि ए और बी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन हो, ठीक। तो देखो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन है, 3 4 5, 3 4 5, तो 3 4 5 ये हो गए। अगर आप बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे कुछ और आएगा क्या, यही तो आएगा, कॉमन ही तो देखने हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमेशा ए के बराबर आएगा। अब इसको देखो, समझो ध्यान से थोड़ा सा, कैसे समझना है देखो। जैसे मान लो हमारे पास में कोई सेट है यू, ठीक। इसमें 1 2 मान लो 10 तक एलिमेंट हैं। और एक सेट है हमारे पास में ए, इसमें मान लो 1 2 और 5 तक एलिमेंट है, ठीक है। और एक हमारे साथ में है, चलो बी को छोड़ो अभी। अब देखो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना है। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यू और ए में आपको सबसे पहले देखना है कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। देख लिए 1 से लेके 5 तक हैं, तो ये हटा देने, जो कॉमन एलिमेंट हो वो हटा देने, और जो पहले सेट में बच गए एलिमेंट वो लिख देने हैं। तो कौन से बचेंगे, 6 7 और ऐसे 10 तक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है भाई, यही तो करना है, यानी u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यही हो गया ना। अब u और ए कॉम्प्लीमेंट में आपको देखना है कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है, 6 7 8 9 10। तो 6 7 8 9 10 हटा देना है, और जो u में बच गया एलिमेंट 1 2 3 4 5 वो लिख देने हैं, ठीक है। और ये देखो क्या आया, ये ए के ही बराबर तो आया, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। इसी प्रकार से आप ए यूनियन ए करोगे वो ए के बराबर आएगा। आप सभी को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इंटरसेक्शन लोगे वो ए के ही बराबर आएगा। दो अगर कोई सेट है ए, उसका उससे ही इंटरसेक्शन लोगे तो वो ए ही आएगा, ठीक है। आप ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा फाई आएगा, ठीक। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखो ये तुम्हारे पास में क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5, और इसमें 6 7 8 9 10। आपको कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फाई आएगा, सिंपल, ठीक।
आप ए का फाई के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा फाई आएगा, ध्यान रखना। क्लियर? मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है। तो देखो नंबर 8 क्या है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा यूनियन के बराबर, सॉरी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ये यू जो है वो यूनिवर्सल का नोटेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल है। कितने यूनिवर्सल बना दिए सर, यूनिवर्सल, ठीक। आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन लेंगे तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। नंबर तो हमने गलत नहीं डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है नंबर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नंबर अगर गड़बड़ भी हो तो आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर मान लो आपके पास में सेट है ए और उसका इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ में ले रहे हैं तो वो हमेशा ए ही आएगा। आराम से वेरीफाई कर लीजिए। और देखो ये तो तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो ये होल्ड करेंगी ऑलवेज, ठीक। अच्छा, मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ वो है तुम्हारी 13, 14 और 15, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। जैसे मान लो आपने बी इंटरसेक्शन निकाला, फिर आपको उसका ए के साथ में यूनियन लेना है, तो आप क्या करना, ए को अलग अलग ऑपरेट कर देना। तो ए का बी के साथ में यूनियन ले लेना, फिर ए का सी के साथ में यूनियन ले लेना, और उसके बाद में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, ख़त्म। बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये दोनों होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, आपने मान लो ए यूनियन बी निकाला, ठीक है, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, तो ए पे अलग होगा और बी पे अलग होगा। अगर इधर यूनियन है तो आपको इंटरसेक्शन करना है, और अगर इधर इंटरसेक्शन है तो आपको यहाँ पर यूनियन करना है, बाकी दोनों सेम रहेंगे। देखो ये दोनों लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास में कोई सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारे पास में ए है, ये बी है, ठीक है। अच्छा, ये ए है और ये बी है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एटलीस्ट 1 वाला कौन सा रीज़न होगा, ठीक है, वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट 1 वाला कौन सा रीज़न होगा, तो आपको यहाँ पर 3 रीज़न दिख रहे होंगे, 1 2 3, 3 रीज़न दिख रहे हैं। एटलीस्ट 1 वाला कौन सा है, देखो अगर मैं इस वाले रीज़न को शेप कर दूँ, इस वाले को, तो आपको ए वाला पूरा दिख गया, ठीक है, बढ़िया बात है। और अगर मैं इस वाले रीजन को अलग शेप कर दूं तो ये तुम्हारे पास में बी वाला दिख गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक आपको और भी चीज़ दिख रही होगी जो दोनों में है, ये वाला दिख रहा है, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एलिमेंट बताओ एटलीस्ट 1 में आए, एटलीस्ट 1 का मतलब समझ रहा है कि किसी ना किसी एक रीजन में तो वो एलिमेंट होंगे ही होंगे। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है किसी ना किसी एक में। अच्छा, तीनों में हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 में हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 1 बोला है, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट एक में तो होंगे ही होंगे। तीनों रीजन में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 रीजन में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक में तो होंगे ही, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एटलीस्ट 1, तो मैं ये जो मैंने हरे कलर से पीले और सफ़ेद, इससे मैंने रेड किया है, ये वाला अगर आप इसे देखेंगे तो ये पूरा ए है, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये पूरा बी है, ये वाला, और ये जो दोनों में है, इसका मतलब ये है कि मुझे एलिमेंट निकालना हो एटलीस्ट 1 में। इसका मतलब ये है कि मैं एन ऑफ ए भी ले सकता हूँ प्लस एन ऑफ बी भी आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए, ठीक। मैंने क्या किया, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड में दूसरा कलर ले लूँ, हाँ, ये वाला आप देखिए, ये वाला जो मैं इसको कर रहा हूँ, ये वाला आपने 2 बार काउंट कर लिया। कैसे, जब आपने पूरा ए लिया ये वाला तब भी पूरा ये काउंट कर लिया, और जब आपने बी लिया तब भी ये पूरा काउंट हो गया। इसका मतलब ये रीजन तुम्हारा 2 बार काउंट हो गया, हमें करना है 1 बार, ठीक है, हमें क्या करना है 1 बार। इसका मतलब है कि 1 बार आपको ये हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 बार आपको ये हाँ, 1 बार आपको क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा।
इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही तो होता है, तो ये आपको एक बार हटाना पड़ेगा। यही फार्मूला होता है एन ऑफ ये यूनियन बी। ठीक है, समझ में आ गया ना। एटलीस्ट अगर आपको 1 बोला जाए तो आप सिंपल समझ लीजिए ये आपको यूनियन निकालना है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो ए यूनियन बी में, या एटलीस्ट 1, ठीक है, या आइदर 1, बात एक ही है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया, बताओ। अच्छा, सेकंड फार्मूला है तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली मैंने बोला 1, ठीक। तो देखो समझो यहाँ पर ध्यान से, जैसे ये है ए हमारे पास में सेट है, ये बी है, एग्जैक्टली 1, सिर्फ और सिर्फ एक में। अगर एग्जैक्टली मुझे 1 चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या है कि देखो मैं बताता हूँ आपको कि या तो सिर्फ ये वाला हो रीज़न, या सिर्फ ये वाला रीज़न हो, या सिर्फ ये वाला रीज़न हो। एग्जैक्टली 1 बोला है ना, लेकिन जैसे ही आप काउंट करने जाएंगे तो जैसे एग्जैक्टली 1 तो ये आप करेंगे तो ये पूरा ए हो गया, दूसरा पूरा बी हो गया, लेकिन आपने क्या किया है, इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया। हमें एग्जैक्टली 1 चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए ही नहीं, ये तो दोनों में आ रहा है ना, ये तो दोनों में आ रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 1 वाला चाहिए जो केवल एक में आए। तो इसका फार्मूला अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये आपने इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार काउंट किया तो इसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा, दोनों 2 बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एग्जैक्टली अगर हमें 1 निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, परेशानी। तीसरा फार्मूला ये है, अगर हमको बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, अगर ओनली ए वाला पार्ट बोला जाए तो ओनली ए वाला पार्ट का मतलब ये है कि जैसे 2 सेट है हमारे पास में, जैसे ए बी है, ए है और एक बी है, तो ओनली ए का मतलब ये हुआ कि ध्यान से समझना, देखो ओनली ए का मतलब ये हुआ कि जैसे हमें सिर्फ ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पूरा अगर ये काउंट कर लूँगा तो पूरा काउंट का मतलब है ये हमें जो कुछ हिस्सा बी का भी शामिल हो गया ये वाला, ठीक है, तो ये हमें काउंट नहीं करना है, ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब क्या हुआ कि इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब ये पूरा। अब आपने ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी इसमें काउंट हो गया है, हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये ओनली ए में आ जाएगा। ठीक है, अगर ओनली बी निकालना हो तो क्या, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, तो ये 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ें, अगले बढ़ते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ओके, ठीक है, देखो अब क्वेश्चन है, मैं थोड़ा देखो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप चाहें तो इतना स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन बड़ा है लेकिन जेई का है तो मैं करवा दे रहा हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन अरे ये क्या, हाँ सही है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अवॉर्डेड 48 मेडल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 48 मेडल, समझ गए ना, हाँ, इन इवेंट, ठीक है, इवेंट, ओके, ए 25 इवेंट, 25 इन इवेंट बी कॉमा एंड 18, अरे हाँ 18 इन इवेंट सी
if these medals went to total 60 men and only 5 men, क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 men got medals in all the 3, मैंने बोला ना क्वेश्चन लंबा है, 3 event, then how many received medal in exactly 2 of 3 इवेंट। देखो अब आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही बुखार आ गया। देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या करती है 48 मेडल्स देती है इवेंट ए में, 25 मेडल इन बी मतलब इवेंट बी में, 18 मेडल इन इवेंट सी। इफ़ कह रहा है कि इफ़ दीज मेडल वेंट टू टोटल 60 मैन, ठीक है, और ये जो मेडल हैं वो 60 लोगों में, 60 आदमी हैं उनमें जाने हैं, एंड ओनली 5 मैन गॉट द मेडल, सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी हैं, 5 मैन हैं जो मेडल पाते हैं, इन ऑल 3 इवेंट मतलब सभी इवेंट में, ए इवेंट है, बी इवेंट है और सी इवेंट है, इसमें 5 मैन ऐसे हैं जो तीनों इवेंट में मेडल पाते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है देन हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट, तो कह रहा है कि हाउ मैनी कितने मेडल रिसीव किए हैं 2 इवेंट में, एग्जैक्टली 2 इवेंट में। अब देखो यहाँ पर 3 का कॉन्सेप्ट है, तो देखो ध्यान से समझना। जैसे 3 का अगर मैं बात करूँ, 3 को आपको पता होगा, खैर देखो फार्मूला यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो आपके पास में 3 इवेंट हैं तो उनको आप बना लीजिए, तो आपके पास में 3 इवेंट हैं, 3 सेट बना लीजिए, ए बी और सी, ठीक है। हमेशा सेट को ऐसे ही बनाना होता है अगर 3 आपको बनाने हैं तो, एक ए इवेंट है और बी इवेंट है और सी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ए इवेंट में कितने मेडल जाने हैं 48, बी में 25 और सी में 18, ठीक है, ध्यान से। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। देखो ऐसे जो तीनों इवेंट में मेडल मिले हैं, मतलब जिनको मेडल आदमी को देने हैं, तो जो 5 आदमी हैं उनको तीनों इवेंट में मेडल मिले हैं, इसका मतलब है कि 5 क्या है, तीनों इवेंट में कॉमन है कि नहीं है, बोलो। अब कॉमन वाला एरिया अगर मैं तीनों की बात करूं तो ये वाला देखो कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ या ना। मैं थोड़े बड़े बना देता हूँ सेट, रुक जाओ, देखो बहुत गंदा बना, हाँ अब सही है। देखो ये हमारे पास में सेट ए है, ये बी है और ये सी है। जो तीनों में कॉमन है वो कौन सा एरिया है, ये वाला है भाई, ये वाला एरिया है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये वाला तीनों में कॉमन है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा तो आप मार्किंग कर लीजिए, मान लीजिए जैसे इस वाले रीजन को मैंने मान लिया एक्स, इस वाले को मान लिया वाई और इस वाले को मान लिया जेड, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इसको मान लिया P, इसको मान लिया है Q और इसको मान लिया है R, ठीक है।
ये मुझे रीजन इतने दिख रहे थे, मैंने मान लिया है। अब टोटल कितने मैन है? 60 मैन। बोलो सही बात है, टोटल 60 मैन है। अच्छा, अगर मैं सबका सम करूं तो देखो x प्लस वाई प्लस, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, जैसे अगर मैं ए की बात करूं, ओनली ए के पास कितने मेडल, मतलब कितने जो इवेंट में कितने मेडल देने हैं? 48। अब देखो इसमें अगर मैं ओनली नहीं, सिर्फ ए की बात करूं तो ए में कौन कौन से आ रहे हैं? एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 48 आ रहा है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब यहाँ से मैं x प्लस पी प्लस क्यू बराबर कितना निकाल सकता हूँ? ये हो गया तुम्हारा 43। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। समझ में आ गया? अगर मैं b की बात करूँ तो देखो ये कितना आ गया? p प्लस वाई प्लस आर प्लस 5, देखो ये भी तो है इसमें, इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 25। यानी यहाँ से y प्लस पी प्लस आर इज इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। अच्छा, अगर हमें सी की बात करनी हो तो सी का क्या आएगा? z प्लस क्यू प्लस आर और प्लस 5 इज इक्वल टू 18। यहाँ से अगर मैं z प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू निकालूँ तो कितना आएगा? 13। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हमको एग्जैक्टली 2 वाला, मतलब एग्जैक्टली 2, समझ रहे हो ना? ये देखो, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2। कितने लोग ऐसे होंगे, कितने आदमी होंगे जो एग्जैक्टली 2 में वो मेडल पाते हैं? ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 वाला एरिया कौन सा दिख रहा है आपको? बताओ। अगर मैं एग्जैक्टली 2 वाले एरिया की बात करूं तो एग्जैक्टली 2, देखो ये वाला पूरा एग्जैक्टली 2 वाला है। बोलो, ठीक है, एग्जैक्टली 2, ये वाला पूरा एग्जैक्टली 2 वाला है। ठीक है, और ये वाला पूरा एग्जैक्टली 2 वाला है। सही बात है, जिसमें ये है ये वाला एग्जैक्टली 2, ये वाला एग्जैक्टली 2, ये वाला एग्जैक्टली 2। ठीक है, मैं ये वाला मत समझ लेना, एक सेकंड मैं इसको सही से लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एग्जैक्टली 2 वाला ये वाला, सिर्फ ये, ठीक है, ये 5 ये तीनों में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 2 वाला ये, एग्जैक्टली 2 वाला ये और एग्जैक्टली 2 वाला ये, जो सिर्फ और सिर्फ 2 में आए। तो ये दिख रहा है ना आपको? यानी आपको P प्लस क्यू प्लस आर निकालना है। क्या निकालना है? P प्लस क्यू प्लस आर। देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3 को अगर मैं सही से लिखूं तो 1 मेरे पास में क्या है? x प्लस पी प्लस क्यू बराबर 43 और y प्लस पी प्लस आर इज इक्वल टू 20 और z प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना है? 13। ठीक, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? देखो अगर तीनों को मैं ऐड कर दूं, समझो, तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये मिलेगा, देखो p यहाँ पे है, यहाँ पे 2p हो गया तो 2p, q यहाँ पर है, यहाँ पर, तो 2q हो गया, 2q और 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 43 प्लस 20 प्लस 13। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर। हमको p प्लस क्यू प्लस आर ही तो निकालना था। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया तुम्हारा 76, ये वाला ऐड कर दिया। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? बोलो, नहीं पता? चलो इसको इक्वेशन नंबर मान लो 4। अब हमें टोटल कितने दिए हैं? 60 मैन। टोटल की बात करूं तो टोटल का मतलब ये है, टोटल का मतलब ये पूरा, ये और ये पूरा टोटल। यानी अगर मैं टोटल की बात करूं, देखो टोटल क्या आएगा? टोटल हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड सबको जोड़ दो, प्लस p प्लस क्यू प्लस r प्लस 5 इज इक्वल टू 60। ये दिया टोटल 60। ठीक है, ये हो गया। और ये वाला दिया देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 76। इसको मैं 5 को उधर ले चला जाऊँ
अगर मैं 5 को उधर ले जाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो इसको ऐसे लिख दूँ, बताओ, अगर किसी को एतराज़ ना हो तो, इज़ इक्वल टू 55। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। और ये देखो, अगर इसमें से ये जाएगा तो माइनस का p प्लस क्यू प्लस r बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। इसमें से ये एक माइनस चला गया और इधर कितना बचेगा, 55 में से ये हो जाएगा माइनस का 21। सही बात है, तो माइनस माइनस हटा दो तो कितना आ गया, p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 21। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। देखो मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन लंबा है, लेकिन देखो जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो लंबा होगा ही, सीधी सी बात है। एकदम हलवा तो क्वेश्चन नहीं दे देंगे भाई, जेई वाले हैं। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में आपको उत्तर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा सेट आज ख़त्म हो गया है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सेट अगला जो नया होगा रिलेशन, हम लोग रिलेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो उसको अगली क्लास में ही शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।